सिपराय सर, एक तो सीडब्ल्यूसी की बैठक शुक्रवार को बुला ली गई है। क्या इतना आवश्यक हो गया? अगर वैसे आप बताने की इच्छा हो तो ही, क्योंकि ये सारी चीजें भाई क्या तय होता है क्या नहीं तय होता है, इसको मैं ओपनली नहीं पूछना चाहता। लेकिन दूसरी चीज ये कि ऐसा तो नहीं है कि अब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाया जाए, कांग्रेस पूरा फोकस कर ले इस चीज को कि देखिए जाति जनगणना की घोषणा नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दी, ये कांग्रेस की विजय है। लेकिन जो अहम मामला है कि भाई पहलगाम की कार्रवाई कब होगी, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसके दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, मोदी जी उसको लेकर के आगे कब बढ़ेंगे, तो ये दोनों सवाल साथ साथ चलने की बजाय जाति जनगणना भारी पड़ जाए और उसका एडवांटेज सरकार को मिले। रामप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी गफलत में नहीं रहती। बहुत लंबे समय तक सरकार चलाया है उसने, और वो जानती है कि कब क्या जरूरी है। जाति जनगणना के सवाल पर तो मैंने देखा कि के राय साहब ने बड़े विस्तार से उसके सारे पक्षों पर उसके बारे में अपना विचार व्यक्त किया उन्होंने। अभी जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, निश्चित तौर पर कुछ और भी मुद्दे होंगे उसके, और जाति जनगणना को उन्होंने अपनी जीत माना है। लेकिन मेरा एक अलग मानना है। बीजेपी के बारे में मुझे कभी गलतफहमी नहीं रहती, आरएसएस के बारे में भी। जब महिला आरक्षण बिल आया था तब का मेरा सोशल मीडिया देख लिया जाए, और धनंजय जी को याद होगा शायद एक डिबेट का हमारा इनका, मैंने कहा था कि बीजेपी आरएसएस कुछ करता है उसमें कुछ पेच जरूर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरएसएस अगर ये कहे कि हम पूरब जा रहे हैं तो उनको पूरब को छोड़ के बाकी तीनों दिशाओं में ढूंढिए। वो बाकी तीनों दिशाओं में कहीं भी जा सकते हैं, पूरब ही नहीं जाएंगे बस। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था उनके बारे में। तो मैंने महिला आरक्षण पे भी कहा था कि उनके आरक्षण आने दीजिए, इसमें कुछ पेच जरूर निकलेगा। और वो जब आरक्षण का उनका बिल आया तो उसमें पेच ही पेच थे, और वो पेच पता नहीं कब सुलझेंगे। ये जो जाति जनगणना की इन्होंने घोषणा की है वो ठीक अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं, यद्यप उनके ऊपर भी भारी पड़ रही हो। क्योंकि आज तमाम तरह के मैंने भी शेयर किया है कई लोगों के बयान, और आरएसएस का लगातार जाति जनगणना को लेकर क्या विचार रहा वो के राय साहब ने कहा, तमाम बड़े नेताओं का क्या विचार रहा, और गडकरी साहब ने कहा जो कहेगा जात की बात उसको मैं मारूंगा लात। तो इस तरह की तमाम बातें इन लोगों ने कहा है। लेकिन खैर, वो आरएसएस और बीजेपी की जमात पूरी पलट जाने, बात कह करके पलट जाने की आदी है, वो उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह कि जाति जनगणना के सिर्फ शगुफा छोड़ा है टीवी की हेडलाइन बदलने के लिए, और बिहार में थोड़ा बहुत उसका असर देखने के लिए। इनका जाति जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई जाति जनगणना पर इनका कोई प्रोग्राम नहीं, कोई रोड मैप नहीं है, और ये कोई रोड मैप जारी भी नहीं करेंगे। इसमें भी पेच ही पेच तमाम निकलेंगे, और ये भी बहुत लंबा खिंचेगा मामला। तो उसको लेकर के फिर अच्छा, मैं एक बात और सोच रहा था रामप्रकाश जी, मान लीजिए जाति जनगणना कर भी लाए, हम लोग तो समर्थक हैं, बचपन से नारा लगा रहे हैं, संसोपान ने बांधी गांठ, पिछड़े मांगे 100 में 60। लेकिन उस पिछड़े में महिलाएं सारी जातियों की थी। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि महिलाएं चाहे किसी जात की हो, सब पिछड़ी होती हैं, वो अपने अपने परिवारों में भी पिछड़ी होती हैं। तो वो पिछड़े में मांगे 100 में 60 का नारा पुराना हो गया। अब तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये 50% का कैप हटना चाहिए, और देखे कहां तक ले जाते हैं उसको। लेकिन मैं एक चीज ये सोच रहा था कि सारी नौकरियां तो खत्म करते जा रहे हैं, पोस्ट खत्म करते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह के जो तमाम तरीके होते हैं उस पर भर्ती करते जा रहे हैं लोगों को। जो पब्लिक सेक्टर थे वो या तो खत्म करते जा रहे हैं या बेचते जा रहे हैं, प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। तो ये जनगणना हो भी जाए, मान लीजिए कल को, मेरे मन में कुछ सवाल आया, मान लीजिए कि अगले 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल में जनगणना हो भी जाए, तो कहां पर न्याय देंगे हम? जो कुछ बच खुच जाएगी, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख नौकरियां, इस तब तक 150 160 करोड़ जनता हो चुकी होगी। तो उस जनता को क्या हम वो 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख जो नौकरियां बचेंगी उसी में न्याय देंगे, या हम सारे टीवी चैनलों में डिवाइड कर देंगे कि 70% टीवी चैनल दलितों और पिछड़ों के होंगे, 70% जो इंडस्ट्रीज होंगी, सारी जितने उद्योग है, ये टाटा बिरला अंबानी अडानी सब, इनका राष्ट्रीयकरण कर देंगे हम लोग, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद उनको विभाजन करेंगे कि इसमें इतने % दलितों का मालिक दलित रहेगा, इतने % का पिछड़ा मालिक रहेगा। क्या ऐसा कोई तरीका निकलेगा क्या? बस मेरे मन में सवाल आया। मैंने आज एक बहस भी छेड़ी है सोशल मीडिया पे कि इस पे आइए विचार करते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक शगुफे होंगे या इससे सचमुच कुछ सामाजिक न्याय का रास्ता बन पाएगा, और अगर सामाजिक न्याय का रास्ता बनेगा तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा। कम से कम कुछ लोग बहस करना शुरू करें
तो शायद कोई रास्ता निकले और समझ में आए कि इसका रास्ता क्या बनेगा। या फिर कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, संभव समानता, संभव समता और संभव समानता। ये संभव समता और संभव समानता का मामला है या फिर बिल्कुल साम्यवादी और मार्क्सवादी विचार पर सब कुछ राष्ट्रीयकृत होकर के बंटवारा कर देने का सवाल है। तो बहुत सारे सवाल इस पर अनुत्तरित हैं, लेकिन अभी इनको मैं बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं ले रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस जिन चीजों के खुद बहुत खिलाफ है, ये तो पूरा पूरा आरएसएस का गेम ही खत्म हो जा रहा है। जाति जनगणना का सवाल शुरू होते ही धर्म के नाम पर इस देश को बांटने का पूरा खेल खत्म हो जा रहा है। धर्म के नाम पर एक नई तरह का ध्रुवीकरण करने का खेल इनका खत्म हो जा रहा है। ये तो आरएसएस की पूरी 100 साल की खेती बर्बाद होने जा रही है। तो बिल्कुल मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि बीजेपी की सरकार रहते तक जाति जनगणना नामक कोई चीज होगी। हाँ, ये सवाल आपने जरूर उठाया, इस वक्त देश के सामने बड़ा मुद्दा क्या है? पहलगांव देश के सामने बड़ा मुद्दा है। पहलगांव वो देश की अस्मिता पर हमला हुआ है, देश की संप्रभुता पर हमला हुआ है, देश के गौरव पर हमला हुआ है। उसमें गिनती मत करिए कि 25 है कि 28 है कि 27 है, वो भारत देश पर हमला है। और सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके श्रीनगर के बीचों बीच, बॉर्डर पर नहीं, बीचों बीच आकर के इतने लोगों को मार के चले जाना, फिर उनका पता नहीं लगना, यह इस सरकार के निकम्मेपन की निशानी है। यह सरकार निहायत निकम्मी है। मुंबई की घटना के बाद शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था। लोग कहते हैं कि उनको कपड़ा बदलने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मैं मानता हूं कि इस्तीफा तो उनको देना ही चाहिए था, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी देश की सुरक्षा करने की। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है देश की सुरक्षा करना, देश के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, देश की शिक्षा का ध्यान रखना, देश के विकास का ध्यान रखना। दुर्भाग्य या सौभाग्य, ये सरकार सारे मोर्चों पे फेल हो चुकी है। अर्थव्यवस्था आप देख ही रहे बर्बाद हो चुकी है, कर्जा देख ही रहे कि 4 गुने ज्यादा हो गया देश का। शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया इन लोगों, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं। नई शिक्षा के नाम पर शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। 4-4, 5-5 करोड़ रुपए में कुलपति बन रहे हैं। इस तथाकथित सांस्कृतिक संगठन के लोग 4-4, 5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, तो कुलपति बनने उन्हीं के लोग ले रहे हैं, उन्हीं के लोग दे रहे हैं। तो जितने भी मापदंड होते हैं किसी देश को चलाने के, वो देश की सुरक्षा हो, देश की सीमाओं की रक्षा हो, सारे ही मापदंडों पर सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी। कायदा तो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर के इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अगर उनको लगता है कि अभी 75 साल पूरा करने में उनका समय है, कोई बात नहीं, 75 साल पूरा कर ले तो इस्तीफा दे दे। लेकिन अमित शाह और डोभाल को 1 भी मिनट पद पर रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ हट भी जाए तो एक मैसेज चला जाए कि हाँ, इन्होंने अपनी अक्षमता को, अपनी योग्यता को स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, ऐसा करने वाले नहीं है। आज भारत का कोना कोना इंतजार कर रहा है कि भारत पहलगांव का बदला कैसे लेगा। इंदिरा गांधी ने कहानियां नहीं पढ़ी थी, कांग्रेस की सरकारों ने जाने कितनी स्ट्राइक हुई, किसी का प्रचार नहीं किया गया। कूटनीति और रक्षा नीति प्रचार की चीज नहीं होती, वो हल्ला करने की चीज नहीं होती, वो चुपचाप की जाती है। लेकिन ये ऐसे मूर्ख लोग शासन में आ गए हैं, ऐसे मतलब निकम्मे लोग शासन में आ गए हैं लोग, कि ये प्रचार ज्यादा करते हैं, काम नहीं करते। और प्रचार से इनका पेट भी भर रहा है और जनता का पेट भी भर रहा है। ये चुनाव जीतते जा रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि प्रचार से इनका काम चल जाएगा। टीवी चैनलों ने जो अधेर गर्दी मचा रखी है सारे सवालों पर, वो तो देशद्रोह की कैटेगरी में आना चाहिए जो टीवी चैनल इस वक्त काम कर रहे हैं। और जिस तरह से तमाम उद्घाटन कर रहे हैं, तमाम चीजों का रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, या फर्जी देश के सवाल पर और रक्षा के सवाल पर तमाम फर्जी कहानियां चला रहे हैं। लेकिन अगर ये सरकार कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम रही, अगर मैं लगा दे रहा हूं, वैसे मुझे विश्वास है कि सरकार कुछ करने लायक है नहीं। ये अलग बात है कि डोभाल का पाकिस्तान कनेक्शन है, उनके बेटे का व्यापार है पाकिस्तान का, उनका साझेदार है दुबई और उनका लेके कारोबार है। किसी पाकिस्तान के बड़े आदमी से कोई बातचीत हो जाए और ये हो जाए भाई फिलहाल हम संकट में आ गए हैं, इसलिए हमको 2-4 पेड़ वेड़ तोड़ लेने दो, तुम्हारे 2-4 कौवे हुए मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जगह जगह तुम ही बता दो, वहां हमको 2-4-5 मिसाइल फेंक देने दो, खाली जगह पर, किसी रेगिस्तान वीरान जगह पर 2-4 बम गिरा लेने दो, फिर तुम भी सुखी और हम भी सुखी। तुम्हारे यहाँ भी संकट है, तुम भी अपना संकट दूर कर लो, हमारा संकट भी दूर कर लेने दो। अगर ऐसी कोई बातचीत बन जाती है भीतर भीतर, तो हो सकता है कि इस तरह की कोई घटना देखने को मिले और अचानक ये जो सुपारी मीडिया पूरा का पूरा है, ये दिन रात एक कर देगा कि देखा कितना बड़ा काम हो गया। इसके पहले जितनी भी लड़ाइयां हुई है, नेहरू जी से लेकर के शास्त्री जी होते हुए और इंदिरा गांधी तक, यहाँ तक कि राजीव गांधी के टाइम में भी जो इलाके कब्जे किए गए, बोला नहीं गया, कब्जा करने के बाद भी डंका नहीं बजाया गया।
छोटे छोटे करके कुछ कब्जे कर लिए गए। अचानक सियाचिन जोड़ लिया गया, अचानक अरुणाचल प्रदेश लिया बन गया, कुछ घंटे में सिक्किम एक देश था और अचानक भारत का एक प्रदेश बन गया। हंगामा नहीं हुआ, चुपचाप हो गया। बांग्लादेश का युद्ध भी हुआ था रामप्रकाश जी, आज कह देता हूं क्योंकि अब बीती हुई बात हो गई, पहले नहीं बोलता। आगरा की थर्ड पैरा बकायदा गई थी, यहां से एडवांस में कूच कर गई थी और वहां मुक्त वाहिनी बनकर के लड़ भी रही थी और ट्रेनिंग भी दे रही थी। और उसके बावजूद इंदिरा गांधी लगातार ये कह रही थी भारत देश पर हमला है, मानवता पर हमला है, हम इसको चुपचाप देख नहीं सकते, हमारे ऊपर हमला होगा तो हम इसका जवाब देंगे। इंदिरा जी ने हमेशा यही कहा, इंदिरा जी ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। फाइनली ये हुआ कि उन पर हम पे हमला किया, हमको जवाब देना पड़ा, इस तरह की बात हुई। लेकिन ये गवारों की फौज आ गई है, 10,000 साल पहले की बात करने वाले, उस सपने में जीने वाले गवारों की फौज जिस वक्त देश की सत्ता पर बैठ गई, जो देश को चारों तरफ से बर्बाद करने में लगी हुई है। उसी बर्बादी में एक बर्बादी पहलगांव भी है, उसी बर्बादी में एक बर्बादी इस वक्त देश की इज्जत का चले जाना भी है। देश की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। कौन, अच्छा किसने रोक लिया? अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो यूएनओ से लेकर के अमेरिका और चीन, किसने रोक लिया? अगर रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर तो यूएनओ से लेकर किसी देश ने उसको रोक लिया क्या? ठीक है, यूक्रेन को कुछ देश मदद कर रहे हैं युद्ध लड़ने में, उसे लड़ाई थोड़ी लंबी हो गई लेकिन कोई रोक तो नहीं पाया, तो भारत को कोई कैसे रोक लेगा? लेकिन सवाल यह है कि 1,80,000 सिपाही कम हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान। 1,80,000 सिपाही हमारी फौज में कम हो गए। अग्निवीर के नाम पर ऐसे लोग भर्ती कर दिए गए हैं जो अपना 4 साल का टाइम काटें, अपनी मौत को गले लगाने के लिए वहां पर जाएं। ये बड़ा सवाल है, फौज को बर्बाद किया गया है। इस दौरान खरीदारी में अभी अमेरिका से जो खरीदारी हुई है, F-35 शायद नाम है, उसको एलन मस्क ने कहा कि कूड़ा है वो। ये कूड़े की जो खरीदारी हो रही सरकार के द्वारा, यह देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। और अपने देश में निर्माण के नाम पर, अपने देश में निर्माण तो तब होगा ना जब आप कोई उसके लिए कोई रिसर्च करेंगे। रिसर्च पर कितना पैसा खर्च कर रही भारत सरकार? मैं बात खत्म कर रहा हूं रामप्रकाश जी। तो कोई भी दूरदृष्टि नहीं है। एआई से आपके सर्विस सेक्टर बर्बाद होने जा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए न कोई चिंतन है, न उसके लिए कोई ट्रेनिंग है, न उसके लिए कोई शिक्षा है, न उसके लिए कोई दूरदृष्टि है। तो ये सरकार इतना बर्बाद करके देश को जाएगी कि नई सरकार आएगी भी तो उसको इसको संभालने के लिए कम से कम 15-20 साल चाहिए होंगे। इसलिए रामप्रकाश जी, जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है, मुझे भरोसा ही नहीं कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, और ऐसे ही मुझे भरोसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में भी कुछ करने जा रहे हैं। जी रामप्रकाश जी।